नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube परिवार बायोलॉजी विद्यार्थी यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लगातार आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराते हैं। बीच बीच में कहीं गैप हो जाता है तो कोई ना कोई समस्याएं आ जाती हैं, समस्याओं की वजह से ये गैप हो जाता है। तो साथियों, आप लोगों को क्या काम करना है, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते रहेंगे, इसी प्रकार की मेहनत आपको मिलती रहेगी। आप पढ़ाई में मन लगाएं, फोकस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, इसी प्रकार से हमारे चैनल के प्रति समर्थन बनाए रखें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हमारे चैनल के प्रति, जो सपोर्ट दिखाया है। तो चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं उसी चैप्टर की जो टॉपिक हम लेकर चल रहे थे। आप देख भी रहे होंगे कि बल तथा गति के नियम, ये जो टॉपिक है, इसी टॉपिक के लिए हम आपको क्या काम करने के लिए जा रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में हमने बल के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा दिया था। बल क्या चीज़ होती है, ये हर एक बात को डिटेल में बता दिया था। तो आज बात कर लेते हैं गति के नियमों पर। गति के नियमों की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है गति के बारे में। तो आप लोगों को देखना होगा न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, जो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड के थे। उन्होंने ये नियम दिए थे गति के संबंध में। उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, वो नियमों को सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो न्यूटन के गति के नियमों को समझना है आपको। तो इन्होंने देखिए कितने नियम दिए थे। तो सर न्यूटन साहब ने जो है, ध्यान रखना है, न्यूटन ने गति के विषय में तीन नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। न्यूटन साहब ने गति के विषय में जो नियम दिए थे, वो नियम 3 थे। 3 नियम दिए थे न्यूटन साहब ने। कौन कौन से नियम दिए थे? हमने न्यूटन के गति के नियम से भी जानते हैं। पहला नियम ये था, न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ध्यान से समझना, न्यूटन ने गति के विषय में पहला नियम क्या बनाया और किस बेस पर बनाया। न्यूटन साहब ने ये देखा कि मान लीजिएगा कि वहाँ पर टेबल पर एक बुक रखी हुई थी। ये टेबल पर बुक रखी थी, वो लगातार देख रहे थे। वो बुक असमर्थ थी। वो बुक क्या काम करती थी कि वो अपनी जिस अवस्था में थी, विराम अवस्था में थी, तो विराम अवस्था में ही रखी थी। अब क्या काम किया गया, उन्होंने उस बुक को हटाया चाहा, तो उन्होंने क्या काम किया, वो पास गए, उससे कांटेक्ट बनाया और बुक को उठाकर दूसरी जगह रख लिया। तो ये कहा गया कि बुक वो पहले अपनी विराम अवस्था में वहाँ थी और वहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बुक खुद अपने आप यहाँ नहीं आ सकती थी, जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाता था। तो बाहरी बल हमने उसे प्रदान किया और उठा के यहाँ रख दिया। ठीक इसी प्रकार ये देखा गया कि एक गेंद जो थी लुढ़कती हुई जा रही थी, अर्थात वो गति अवस्था में थी। एक गेंद गति अवस्था में थी, तो उसे रोकना था। तो न्यूटन साहब ने क्या काम किया, न्यूटन साहब ने उस पर बल लगाया और उसको रोक लिया। उस पर बल लगाया और उसको रोक लिया। तो देखिए साथियों, यहाँ से उन्होंने एक नियम बना दिया कि हर एक वस्तु की एक स्वाभाविक अवस्था होती है। उस स्वाभाविक अवस्था से अगर वो परिवर्तन लाना चाहती है, किसी भी वस्तु में परिवर्तन लाना चाहती है, तो बाहरी बल की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने ये नियम बनाया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर एक समान गति से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, तो वो ठीक उसी प्रकार गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहीं से न्यूटन ने ये पहला नियम बना दिया और अपने पहले नियम में यही बात बताई कि हर एक वस्तु की एक स्वाभाविक अवस्था होती है। तो चलिए साथियों, लिख लेते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो है विराम अवस्था में ही रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है,
तो उसी गति से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो न्यूटन साहब ने अपने पहले नियम में यही कहा था, न्यूटन साहब ने अपने पहले नियम में यही बताया था। क्या बताया था न्यूटन साहब ने? एक बार देख लेते हैं इसको। न्यूटन साहब ने पहले नियम में ये बताया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि एक समान वेग से गतिमान है तो उसी गति से चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? तो देखिए साथियों, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल का मतलब हुआ बाहर से कोई फोर्स जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक उसी गति से चलती रहेगी, तब तक वो वस्तु उसी गति से चलती रहेगी, उसी वेग से चलती रहेगी। तो देखिए साथियों, ये न्यूटन साहब का पहला नियम है। इस नियम को और नाम मिलते हैं, इसी नियम को कहा जाता है कि जड़त्व का नियम है। ये जड़त्व का नियम, ये किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम बात की जाए या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम बता दिए। एक नाम और इसका है, इसको गैलीलियो का भी नियम बोलते हैं। गैलीलियो का भी नियम बोलते हैं, गैलीलियो का नियम। अब बात की जाए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है, या जड़त्व का नियम क्या है, या गैलीलियो का क्या नियम है। तो ये सब के सब नियम जो है यही नियम है कि इस प्रकार कहे गए हैं कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है तो वो उसी प्रकार चलती रहेगी। आखिर कब तक चलती रहेगी? तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन साहब ने कहा था। इसी नियम को दूसरा नाम है जड़त्व का नियम कह लीजिएगा, या फिर गैलीलियो का नियम कह लीजिएगा। तो यही नाम है इसके। तो साथियों, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलना है। टॉपिक में प्रवेश करना, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। टॉपिक में प्रवेश करना है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलना है, आप लोगों को समझना है। तो पहला नियम हम उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अभी यहाँ पर देखिए एक चर्चा करने वाले हम जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? एक बात और बता दें आपको, एक बात और बता दें, यहाँ पर नोट में आप लिख भी सकते हो, इसमें नोट में आप लिख भी सकते हो। जैसे कि कहा गया किसी गेंद को यहाँ से लुढ़का दिया गया, किसी गेंद को लुढ़का दिया गया, एक समान वेग देकर लुढ़का दिया गया। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो लुढ़कती हुई जाती है और अपने आप जाके रुक जाती है। तो न्यूटन साहब का नियम ये था कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था तब बदलती है, कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था को परिवर्तित करती है या फिर विराम अवस्था को परिवर्तित करती है, ये तब करती है। पहले नियम में उन्होंने बताया है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो अवस्था परिवर्तित नहीं करती है। अगर वो रुक रही है तो उस पर कोई बाह्य बल लग रहा होगा। तो देखिए साथियों, गेंद यहाँ से लुढ़कती हुई जा रही है, उस पर कोई बाह्य बल किसी भी प्रकार का तो नहीं लगाया गया। जब उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया तो साथियों कैसे आप जान पाओगे कि ये जो अवस्था है, ये अवस्था किस प्रकार की है? गति अवस्था है वो, ये जो बाह्य बल नहीं लगाया गया तो ये क्यों रुक गई, तो ये क्यों रुक गई? तो हम आपको बता दें, जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष उनकी सतह पर गति करती हैं, तो सतह पर जब गति करते हैं तो दोनों वस्तुओं की संपर्क की जो सतह होती हैं, उन सतहों के बीच एक बल काम करता है, जिस बल का नाम है घर्षण बल। ये जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, वो काम करता है, घर्षण बल काम करता है। ये क्या काम करता है? गति का विरोध करेगा। तो यहाँ से एक समान वेग से तो आपने इस जमीन पर या तल पर उस गेंद को लुढ़का दिया, अब उस लुढ़कते हुए जा रही है जमीन की सतह पर, तो जमीन की सतह के द्वारा कौन सा बल डाला जाएगा? तो घर्षण बल डाला जाएगा। घर्षण बल कहाँ काम करेगा? तो आंसर है विपरीत दिशा में काम करेगा, जिसके कारण वो रुक जाती है। ऐसा मत समझना कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया नहीं गया तो फिर क्यों रुक गई, तो न्यूटन साहब का नियम गलत हो गया। तो वो नियम गलत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको, क्योंकि उसमें घर्षण, दोनों सतहों के बीच में घर्षण बल काम करने लगता है। तो साथियों ये बात ध्यान रखें, जब दो वस्तुओं के बीच में उनकी सतह के बीच में गति होती है तो वो आपस में क्या लगाती हैं? घर्षण बल लगाती हैं।
इसके कारण कोई वस्तु गति करती हुई रुक जाती है, अन्यथा वो नहीं रुकती है। तो ध्यान बनाए रखना है। चलिए साथियों, अब यहाँ पर एक शब्द यूज में आया है कि जड़त्व का नियम। ये जड़त्व क्या होता है इसको समझ लें। जड़त्व क्या होता है इसको समझ लें। तो देखिए साथियों, जैसे कि मान लो कोई वस्तु है, यहाँ हमने ये कोई वस्तु ली, ये मार्कर लिया, मान लीजिए ये मार्कर लीजिए और ये यहाँ पर रख दिया, और हमने क्या कहा कि इसको हटाना है। तो हमने पहले थोड़ा सा इसको पुश किया, ये नहीं हटता है। फिर तेजी से जब पुश किया तब ये हट गया। जब थोड़ा सा पुश किया तो नहीं हटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक वस्तु की एक अपनी स्वाभाविक गुण होता है। उस गुण का मतलब हुआ कि अपनी स्वाभाविक अवस्था को बदल पाने की असमर्थता। प्रत्येक वस्तु के पास एक असमर्थता होती है। किसकी असमर्थता होती है? कि अपनी स्वाभाविक अवस्था को बदल पाने की असमर्थता होती है। कोई भी वस्तु अपनी स्वाभाविक अवस्था को अपने आप नहीं बदल सकती है, अपने आप नहीं बदल सकती है। इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई गुण है, तभी तो वो अपने आप नहीं बदल पाती है। उसी गुण को नाम मिल गया है जड़त्व। जैसे हमने एक कागज़ का टुकड़ा यहाँ लिया और हमने हल्के से फूंक मारा, कागज़ के टुकड़े पर फूंक मारा, वो उड़ गया। उसी प्रकार हमने छोटा सा एक पत्थर उठाया, उसमें फूंक मारा, वो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो हमने फूंक मारा तो उसका द्रव्यमान कैसा है? बहुत कम है। जो कागज़ का टुकड़ा था उसका द्रव्यमान बहुत कम है और वो हवा में उड़ गया। और जो पत्थर था, पत्थर का जो टुकड़ा था उस पर फूंक मारा, उसका द्रव्यमान कागज़ के टुकड़े की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं हिल रहा। तो अब सीधी सी बात आपको समझना है कि किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी वस्तु की अपनी एक स्वाभाविक अवस्था को न बदल पाने की असमर्थता, स्वाभाविक अवस्था को न बदल पाने की असमर्थता को ही जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु की अपनी स्वाभाविक अवस्था को न बदल पाने की असमर्थता, न बदल पाने की असमर्थता स्वाभाविक अवस्था को न बदल पाने की असमर्थता जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। जड़त्व कहलाती है। ये असमर्थता कहलाती है जड़त्व। जड़त्व भी कितने प्रकार का होता? तो ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार जड़त्व का है विराम का जड़त्व। पहला प्रकार जड़त्व का है विराम का जड़त्व। और जो दूसरा प्रकार है जड़त्व का वो है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। तो दो प्रकार के जड़त्व होते हैं, एक विराम का जड़त्व हुआ और दूसरा जो जड़त्व हुआ है वो गति का जड़त्व हुआ। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या भेद है, इस चीज़ को भी जरा समझ लें। विराम का जड़त्व क्या कहता है? तो विराम का जड़त्व कहता है कि किसी भी गतिशील, किसी भी वस्तु जो कि विरामावस्था में है, एक ऐसी वस्तु जो कि विरामावस्था में है, तो विरामावस्था की वस्तु को अपनी अवस्था को स्वयं न बदल पाने की जो असमर्थता है, स्वयं न बदल पाने की जो असमर्थता है, उसी असमर्थता को नाम मिल गया विराम का जड़त्व। और गति का जड़त्व किसे कहते हैं? किसी गतिशील अवस्था को, वस्तु को अपनी अवस्था को न बदल पाने की असमर्थता। कोई गतिशील वस्तु है, वो भी अपनी अवस्था स्वाभाविक अपने आप नहीं बदल पाती है, उस पर भी किसी बाह्य बल की ज़रूरत होती है, तब वो गति से विराम अवस्था में आती है। तो उसकी जो अवस्था, जो हम कह सकते हैं असमर्थता है, उस असमर्थता को कहते हैं गति का जड़त्व। तो क्या कहते हैं? गति का जड़त्व। इनके उदाहरण भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, हम आगे वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कहलाते हैं विराम का जड़त्व और ये कहलाता है गति का जड़त्व। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि आप क्या काम है कि जैसे मान लीजिएगा कि आप एक बस में बैठे हुए इस प्रकार बस में खड़े हुए हो। जैसे ही अचानक बस चलना शुरू करती है और आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हो? तो देखिए आप बस के साथ खड़े हुए हैं, आपका संतुलन बस की अवस्था में है, बस भी विराम अवस्था में है और आप भी बस विराम अवस्था में हो। जैसे ही बस ने गति करना शुरू किया तो आपके शरीर का वो भाग जो बस के संपर्क में है,
शरीर का वह भाग जो बस के संपर्क में है वो क्या काम करने लगता है, बस गति अवस्था में आई उसी के साथ गति अवस्था में आ गया। और शरीर का जो ऊपरी भाग है जो बस के संपर्क में नहीं है वो पहले की तरह विराम अवस्था में ही बना रहता है। ठीक इसी प्रकार आप क्या काम करते हो कि पीछे की ओर यात्री गिर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे विराम के जड़त्व के और गति के जड़त्व के। एक एक उदाहरण को आगे चल के पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। साथ ही साथ क्या काम करें, आप इन टॉपिक्स की नोट्स भी बनाते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। ध्यान रखें, आज की वीडियो बस ये छोटी सी वीडियो है, इतनी ही प्रोवाइड कराते हैं। आगे आपको बड़े बड़े लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कल से जो वीडियो मिलेगी उसमें बड़े बड़े लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएं। धैर्य बनाए रखें, परेशान ना हो, हर एक टॉपिक को क्लियर कराएंगे। चलिए साथियों, इसी प्रकार आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट भेजा करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते हो तो हमें बहुत उत्साह मिलता है कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो इसलिए क्या काम करें, वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ आप लोगों के हम यहीं पर वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।